नमस्कार साथियों। और हम और हमारी टीम हम सब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है कि वेटिंग को लेके काफ़ी संवेदनशील हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने वेटिंग देने के लिए 64th बीपीएससी में नाम लेकर के 64th बीपीएससी के नाम पर एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें कि ये बोला गया है कि 64th बीपीएससी में वेटिंग दिया जाए और वेटिंग लिस्ट के ज़रिए जितने लोग सिलेक्शन होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। देखिए, वहाँ पर हम और हमारे टीम के मेंबर्स जो बारी बारी से हम लोग जो बीपीएससी में जाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से सारी बातों को शेयर करते हैं। तो उस शेयरिंग में हमें मालूम पड़ा कि 10 नंबर का जो सर्किल है सभी कैटेगरी में, वो वेटिंग में सुरक्षित है, वो वेटिंग के ज़रिए आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद बंध गई और 15 दिन में वेटिंग का रिजल्ट भी आना था। खूब सारे पेपर्स में, बाकी चीज़ों में वो पब्लिश होती रही, वो चीज़ें सब लोगों को मालूम थी इस बारे में। और काफ़ी कुछ जो है ना इसके बारे में लिखा गया, बोला गया, पढ़ा गया, सुना गया, मीडिया में, नेताओं के बीच में और बाकी जगहों पर भी बहुत सारे आश्वासन भी मिले। लेकिन 15 दिन नहीं, काफ़ी लंबा सीन, 45 दिन से ऊपर के बाद भी वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं जारी हुआ। हम लोग इसी कड़ी में जो है जितने प्रमुख लीडर्स हैं उनसे हम लोग लेटर लिखवा रहे हैं और बहुत सारे जो स्ट्रगल है उसकी डिटेल है ना, वो एक फ़ाइल के रूप में हमने बनाई है। तो वो मैं यहाँ जो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक बना के मैं उसमें वो फ़ाइल को मैं उसमें डाल दूँगा। यहाँ तक तो चीज़ें सही है, लेकिन फिर हमने कुछ और बातों को मालूम करने के लिए हमने बीपीएससी में जाके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे हमने बातचीत की। काफ़ी लंबी बातचीत रही हमारी और भले जो मतभेद हो, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों को वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि हम उन्हें अच्छे नहीं लगते हों कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक सा इशू है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की और मैंने भी बहुत ढंग से बातों को रखा। कई बातें मैंने बातचीत के क्रम में, मतलब उलझना कभी भी मैंने सही तरीका होता भी नहीं है और मैं उलझा भी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग का भी हमने चक्कर लगाया और बाकी जगहों पे भी हम गए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन मांझी, उनसे भी हमारा बातचीत हुआ और बहुत सारी बातचीत हुई। तो उसमें हम एक कंक्लूज़न पे मतलब आए, जैसे कि कल जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, कोई व्यक्ति जो जानते हैं उनको प्लीज़ उनका नाम कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें, मैं वो कमेंट्स को डिलीट कर दूंगा। क्योंकि जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ना कि कोई व्यक्ति। हम जो मिले वो एक पोस्ट के व्यक्ति से मिले। अगर वो उस पोस्ट पे नहीं होते, कोई दूसरे व्यक्ति होते तो उनसे बात करते और वो भी अपनी संस्था को डिफेंड कर रहे होते। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो बात हमारे तक आई, वो ये बात आई कि वेटिंग लिस्ट देने का सरकार का कोई प्रोविज़न नहीं है और सरकार वेटिंग लिस्ट वगैरह देने के ज़्यादा पक्ष में नहीं है। ये बात मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी उस समय, क्योंकि वो समझिए जो बहुत बड़ा झटका था, इस मामले में भी झटका था कि हम लोग तो ये उम्मीद रखे हुए थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी और सरकार जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के आदेश को बहुत आराम से मनवा लेगी। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग जो है, या वो सरकार के अंडर में काम करता है, सीधा चीफ मिनिस्टर के अंदर में वो सारी चीज़ें आती है। और चीफ मिनिस्टर जो है हमेशा वंचित समुदाय के बारे में बातचीत करते हैं। अभी बैकवर्ड क्लासेस को लेके काफ़ी राजनीति गर्म है कि उनके हकों को मारा जा रहा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में मुझे बहुत उम्मीद थी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो भी डिमांड रखी जाएगी वो तुरंत मान ली जाएगी। फिर देखिए, बहुत लंबा पेंडेमिक आया है, बहुत लंबा जो पेंडेमिक जो आया उसमें हम बहुत सारे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तबाह हो गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई। और बहुत सारे जो बोर्ड हैं उन्होंने वेटिंग लिस्ट दिया है, जिन्होंने पहले अपने नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं रखा था। लेकिन चूँकि कोरोना के कारण वैकेंसी लेट हो गई और कोरोना में कुछ लोगों की तो कैजुअलिटी हुई ही, कुछ लोग तो मर भी गए कोरोना से। कई अभ्यर्थी थे जो मेंस देते देते मर गए, कुछ लोग इंटरव्यू के इश्यूज़ में भी इश्यूज़ आया। तो ये इश्यूज़ हुआ। 65 के एक अभ्यर्थी थे जिनकी कोरोना के कारण दुखद डेथ हो गई और मैंने उस दर्द को, उसके परिवार के दर्द को हमने महसूस किया था।
तो सरकार वेटिंग देगी तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वेटिंग से जो 300-400 लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, उसके कारण जो एक बहुत बड़ा जो तबका है जिसको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा जाल, अगर 300 लोगों को नौकरी मिलती है तो उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है तो जो दूध वाले हैं या जो कपड़े धोने वाले हैं या फिर जूते या फिर बाकी जो इकोनॉमी है उसको बहुत बूस्ट मिलता है। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देनी चाहिए। कीन्स की जो थ्योरी है, जेएम कीन्स की थ्योरी, उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे लगा था कि सरकार यही काम करेगी, लेकिन इस तरह का चीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि जब सामान्य प्रशासन विभाग से बोला गया कि नहीं इस तरह की बातें नहीं है, ना ही कुछ होगा इस तरह का, तो एक तरीके से बहुत परेशानी आई। फिर चूँकि चौथा 5वां महीना चढ़ने को आया और 6 जून के बाद ही मैंने कॉपी के लिए आरटीआई लगा दी थी। कॉपी अपनी मुझे लग रहा था कि मेरी कॉपी में काफ़ी कम मार्क्स हैं, तो मेरी कॉपी भी नहीं आई है अभी तक 64 बीपीएससी की। तो उस आरटीआई के संबंध में भी मुझे मिलना था। तो जब मैं उस मामले पे मैं मिला, और संजोग से वो वही डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो एनसीबीसी के हियरिंग में भी जाते रहते हैं, तो सर ने बताया कि बीपीएससी जो है वो बाध्य नहीं है एनसीबीसी की किसी बात को मानने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसको सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है बीपीएससी। फिर उन्होंने बोला कि सामान्य प्रशासन विभाग का चिट्ठी आया है, 4 लाइन का ही चिट्ठी है, गोपनीय नहीं है, आप भी देख सकते हैं। उसमें साफ स्पष्ट बताया गया है वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ नहीं देने का। वो चिट्ठी फिर मिली नहीं उनको, चिट्ठी उन्होंने कोशिश की लेकिन वो चिट्ठी उनको मिली नहीं। फिर उन्होंने बताया कि अगर लागू भी होगा वेटिंग ना, तो 64 से तो लागू नहीं हो सकता है, 66 से भी लागू नहीं हो सकता है, जब भी 67 से भी लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। वो शायद 68 की जो वैकेंसी आए उसमें नोटिफिकेशन में आ जाए और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो फिर वैकेंसी जो है वो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न आ जाए। उन्होंने बताया कि यूपीएससी में भी रिज़र्व लिस्ट होती है, वो वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, वो रिज़र्व लिस्ट का, मुझे रिज़र्व लिस्ट का फंडा पता है, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ बोल के समय नहीं आप लोगों का ख़राब करना चाहता हूँ। उसके लिए हो सकता है मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूँ, वो अभी नहीं, उसके बारे में बातचीत होगी। तो कुल मिला के बात ये था कि रिट्रोस्पेक्टिव वे में जा कर के वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न लागू करना जो है वो संभव नहीं है सरकार के लिए या बीपीएससी के लिए या किसी के लिए भी। और भी बहुत सारी बातें हुई एनसीबीसी के हियरिंग में, फिर आप जो जा रहे हैं तो फिर वो इश्यूज़ और बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत काम की नहीं है और एक एक लाइन बाय लाइन, बॉल बाय बॉल कमेंट्री का कोई मतलब नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का। शुरुआत में 30 मिनट उन्होंने बताया कि कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, एज बचा है तो पढ़िए, अन्यथा कुछ और रोज़गार कर लीजिए अगर एज ख़त्म हो गया है तो। लेकिन बाद के जो 10-15 मिनट थे ना, उनमें हमने बोला कि सर एक बार जो है ना अकाउंट ऑफिसर वाले में वेटिंग लिस्ट दी गई थी, 11 लोग का उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो वो बोले कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं थी, जैसे जो सीटें खाली हो जाती है ना, जो सीटें खाली बच जाती है तो मर्सी बेसिस पर, हाई कोर्ट से मर्सी की प्ली की गई थी, तो मर्सी बेसिस पे जो है उन्होंने बोला था कि 11 लोगों को जो है वो दिया जाए। मर्सी बेसिस पर उनको जो है वो दिया गया वो सीट, उन लोगों को, 11 लोगों को। फिर बात हुई जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, पुलिस सर्विस की सीटें जो खाली हुई है उसमें हम नीचे से अपग्रेड करके कैसे उसको ऊपर में दे दें। अगर बीच वाले जो कि कुछ रैंक से छूटे हैं, अगर उनको अपग्रेड करते हैं, नीचे से उनकी पोस्ट नीचे वाले को देते हैं, तो इस हिसाब से तो हम लोग सालों भर यही सब करते रह जाएंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उनकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, तो उस वाले में उन्होंने बोला कि नहीं, अपग्रेड भी सीट जो है होनी वो मुश्किल है, कि वो सीटें अपग्रेड नहीं होगी। और जो नीचे की सीट है, लेवल 7 या 6 की जो सीट है, शायद वही दी जा सके, स्टूडेंट्स को वही दी जा सके। आरओ की काफ़ी सीटें खाली है, एक नंबर भी उन्होंने रफ नंबर भी बताया, लेकिन चूंकि उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऑन एयर में शेयर करना वो चीज़ सही नहीं है। प्लस जो वीडियो है वो समझिए, जो वीडियो डॉक्यूमेंट है वो सदा के लिए है, बार बार लोग इसको सुनेंगे, तो इसलिए मैं कोई ऐसा भ्रामक आंकड़ा मैं नहीं दूंगा यहाँ पर।
हाँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं जो 64 बीपीएससी में, जो कि वैकेंट होने के पूरे चांसेस हैं और वैकेंट हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी कम हुआ है। तो अगर मैं डिप्टी सेक्रेटरी सर की बात को ही अगर हम मानूं तो उसके अनुसार से भी क्या है कि हाई कोर्ट या सरकार, देखिए यहाँ पर फिर मामला गवर्नमेंट के पास आ रहा है। अगर सरकार बोले कि भाई दे दीजिए सीट, मतलब लिस्ट निकाल के दे दीजिए, तो वो लिस्ट दे देंगे। देखिए 30 मिनट तक उन्होंने जो बात बोली ये उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उन बातों को, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले मैं शिक्षा मंत्री जी के पास गया था। शिक्षा मंत्री जी यानी कि सरकार, ठीक है ना। जो भी कोई मंत्री हैं, मंत्री यानी कि सरकार, क्योंकि जो भी मंत्री हैं वो समझिए उनको सीएम ने चुना है और वो बहुत करीबी लोग हैं चीफ मिनिस्टर के। और संजोग से जो शिक्षा मंत्री हैं अभी विजय चौधरी, वो हमारे विधायक हैं। और देखिए प्रसन्न होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग अपने जनप्रतिनिधि से इतनी ज़्यादा डिमांड रखते हैं कि वैसे ही उस डिमांड को पूरी करने में अक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद थी कि वो किसी समस्या को सुनेंगे तो त्वरित वे में आगे बढ़ के उसका सॉल्यूशन करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी। मैं उनके इलेक्शन कैंपेन में भी मैं उनको बहुत क्लोज से ऑब्जर्व कर रखा था। मैं उनका वोटर हूँ और कोई गोपनीय वोटिंग तो है नहीं। दरअसल वोट किसको दिया जो चीज़ गोपनीय होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैंने खुद भी दिया था और आसपास से कैंपेन करके भी जेडीयू को वोट दिलवाया था। इसलिए मुझे लगा था कि काफ़ी प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा और बड़ी मात्रा में बदलाव लेकर के आएंगे। लेकिन जब उनके पास मैं गया तो अपने जो है ना उनका जो आभा मंडल है उससे बातों को टालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। मतलब कि बोल रहे थे बीपीएससी तो इंडिपेंडेंट संस्था है, स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस है, वो हमारी तो सुनती नहीं है। अरे बीपीएससी ऑटोनोमस है ये अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं लेकिन वो उसे लिस्ट ही तो देना है, बहाली तो आपको देनी है। संस्थाएं इंडिपेंडेंट रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन एक कहीं पर जाके कुछ कोऑर्डिनेशन का या कुछ एंगल तो बनता है। फिर हमने बोला कि सर कॉपी में कट है, तो बोला भाई बीपीएससी के गेट पे जाके प्रोटेस्ट करिए। हमने आपको इसलिए चुना है कि हमारी जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को आप सरकार तक पहुंचाइए, उसका सॉल्यूशन में हमारी मदद करिए। इसीलिए नहीं कि हम जाके प्रोटेस्ट करें और हम अपनी जो भी काम धंधा लोग करते हैं वो मारा जाए। तो हमने क्यों चुना अपने जनप्रतिनिधि? अगर हम हर जगह प्रोटेस्ट ही करने लगे तो हमने अपने जनप्रतिनिधि को क्यों चुना? वो हमारी बात ठीक से क्यों नहीं उठा पाते हैं, मतलब पटल पे क्यों नहीं उठा पाते हैं सही जगह पर? तो उनकी बातें खुद कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि बीपीएससी ऑटोनोमस है, वो करिए। खैर वो अलग केस है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है कि अभी भी अगर वो मिलते हैं तो हमारे मामले को वो समझें और बातों को करें। तो यहाँ पर भी अंत में बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए क्योंकि अगर हाई कोर्ट या सरकार अगर बोले बीपीएससी को लिस्ट देने के लिए तो लिस्ट मिल जाएगी और लिस्ट के जरिए जितनी सीटें खाली है उसमें आराम से लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वेटिंग लिस्ट बनाना और देना। सरकार को बस कहना है कि आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए और वेटिंग लिस्ट बन जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट में भी क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वेटिंग लिस्ट में प्रॉपर रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर 300 अगर सीट है तो उसमें 150 सामान्य को और 150 अन्य को सीट देनी चाहिए। एक सही तरीके का एक जजमेंट जो है वो होना चाहिए। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों, क्या इशू हुआ है। अभी 21 सालों से कोई बैकलॉग सीट नहीं निकली है, कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं निकली है। मैं एकदम बायस्ड होकर कोई बात नहीं बोलूँगा, जो भी बात है मैं पूरा न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन का मिला हुआ है, जिसमें कि 35% रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन महिलाओं को ले ले तो टोटल संख्या 67% प्लस हो जाती है। 67% प्लस वो संख्या हो जाती है जो कि रिजर्वेशन के परिधि में आते हैं। अब हो क्या रहा है कि वैकेंसी का तो कुछ ओर छोर नहीं है, वैकेंसी 1 साल में क्लियर होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल का टाइम लग रहा है। इतने लंबे समय तक जो चीज़ें होती है तो बहुत सारे लोगों का मन बदल जाता है। जो वंचित समुदाय है, जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्यों लेट जो होता है ना, लोग कहीं ना कहीं से लोन लेकर के
तैयारी करने के लिए आते हैं। नॉर्मली लोन तो उनको कोई बैंक देता नहीं है, तो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं लोग उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से लोन दे देते हैं। तो लोन का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 3% 4% सैकड़ा के करीब करीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और देखिए, वेटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक मुद्दा है जिसके ऊपर में लोग बात नहीं करना चाहते, और पता नहीं क्यों नहीं बात करना चाहते। कोई भी एग्ज़ाम जो है ना वो 100% जो है ना 100% जो है वो पूरा करप्शन फ्री ना हो सकता है ना है। जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद या फिर पैसे लेके कुछ जो एंगल होता है, ये बहुत स्वाभाविक है ना। वो कहीं पर भी जो है छूटा हुआ नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जैसे कि आप इलेक्शन को ही देख लीजिए। इलेक्शन में नेता बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। 1,20,000 रुपया लगता है 1 घंटे के हेलीकॉप्टर राइड का। वो पैसा कहाँ से आता है? चुनावी फंड में पैसा कहाँ से आता है? एक पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी की। तो करप्शन ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बशर्ते भले इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। मेरा जोर नहीं है कि हाँ पूरा करप्शन ही हुआ है, सभी सीटें बेच दी गई है, ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये सब एंगल भी नहीं है। लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस बारे में हर एग्ज़ाम के बारे में आती है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर 90 डेज़ में अगर पूरी प्रोसेस अगर ख़त्म कर ली जाएगी तो शायद करप्शन करने का चांस कम मिले, और बहुत ज़्यादा रसूखदार लोग हैं वही करप्शन कर पाएँ। लेकिन जहाँ पे 2 साल 3 साल का समय लगता है, तब तक तो सेटिंग बैठाने में और बाकी चीज़ों को करने का काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। ये पॉइंट ना मैं वेटिंग के मुद्दे को मजबूत करने के लिए बोल रहा हूँ। वेटिंग नहीं दीजिए आप, 300 लोग की ऐसी लिस्ट दे दीजिए, वेटिंग के नाम पे मत दीजिए, है ना। नॉन ज्वाइनिंग सीट्स दे दीजिए कि है ना, ज्वाइनिंग अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग सीट्स। वेटिंग का नाम ही हटा दीजिए। वेटिंग लिस्ट आप क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए। वेटिंग लिस्ट का जब प्रोविजन है तो मत दीजिए। लेकिन 1465 लोगों का आपने अगर वैकेंसी निकाला है तो 1465 लोगों को बहाल तो करिएगा ना। कि 1465 का वैकेंसी निकाल दिया और उसमें बहाल कर रहे हैं 700 लोगों को या 800 लोगों को, तो या 900 लोगों को या 1200 लोगों को। अगर एक सीट भी आप नहीं बहाल कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो उस पूरे प्रोसेस में हिस्सेदार था और किसी कारण से इंटरव्यू तक आके वो बैक हो गया, इंटरव्यू तक आने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर नेचुरल राइट्स तो उसी का है पहला, उस वैकेंसी में जितने लोग हैं नेचुरल राइट्स तो उसी का है कि उस वही जाके ले लें। और आप देखिए टीचर वाला ही इशू देख लीजिए, या और भी इशूज़ देख लीजिए जिसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी ने खुद बोल दिया कि भाई मौका दिया जाएगा। एक तरह से उन्होंने वेटिंग लिस्ट का समर्थन कर दिया। वेटिंग लिस्ट क्या है? शब्दों को मत पकड़िए और चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स मत करिए। जो नियम कानून होना चाहिए वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि चीज़ों को और उलझाने के लिए और कॉम्प्लेक्स करने के लिए। रिट्रोस्पेक्टिव, अरे रिट्रोस्पेक्टिव तो कई सारी चीज़ों को आप लागू कर रहे हैं पुराने समय से। आप अगर कोई नागरिक कानून बनाते हैं तो आज से आप लागू कर देते हैं कि आज से जो पैदा होगा वही नागरिक होगा और इससे पुराने वाले को नहीं। क्या आप क्या कर रहे हैं वो चीज़ें? तो ये सब चीज़ें हैं। इसका कुछ मजबूत है। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में लोग बात नहीं करना चाहते। आप देखिए कि अगेन जो एग्जामिनेशन हुआ 66 बीपीएससी का, तो 850 के करीब लोग जो एक सेंटर पे अपीयर हुए, उसमें से एक व्यक्ति भी पास नहीं हुए। सिंगल व्यक्ति का रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि 850 में एक व्यक्ति भी पास ना हो? मतलब थोड़ा इस पर मेरा और गहन रिसर्च नहीं है, आप लोग इस मामले को और थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। 66 बीपीएससी का जो है ना पेपर जो है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग बताते हैं कि वो लीक था। समय से पहले लोगों को मिल गया था, काफ़ी पहले ही मिल गया था, आंसर्स के साथ मिल गया था। लेकिन इसके ऊपर में किसी किस्म की जो है ना इंक्वायरी हुई ना और कोई बात हुई, बात आई गई, ख़त्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा ब्लेम और बहुत बड़ा लूप होल था। इसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और मैं भी इस बात को तूल नहीं देना चाहता हूँ कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हर तरह के करप्शन से न मैं लड़ सकता हूँ, न मेरा लड़ना काम है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी पोस्ट बीपीएससी के ज़रिए इवन लेवल 6 ही क्यों ना मुझे मिले, और हम जिस जगह पे काम करें वहाँ पे 100% ऑनेस्टी से काम करें, 100% पूरी ईमानदारी से काम करें। हम में से ज़्यादातर लोग जो इस ग्रुप में हैं या फिर जितने हम लोग वेटिंग के दौर में हैं, हम में से ज़्यादा लोग का यही है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम लोग ड्राई ऑनेस्ट रहेंगे, एकदम 100% ईमानदार रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है ना वो हो रही है। तो कुल मिला के बात यही हुई कि सरकार अगर बोल देगी तो नॉन ज्वाइनिंग सीट्स के अगेंस्ट में,
ज्वाइन करवा दिया जाएगा, लेकिन उनको शायद लेवल 9 का पोस्ट ना मिले, क्योंकि अगर हम अपग्रेड करते हैं लोगों को लेवल 9 में तो हम तो ज़िंदगी भर बैठ के यही सब करते रह जाएंगे और कुछ काम करेंगे नहीं, ठीक है ना। देखिए, मैं उनकी बात को मैंने वहाँ पे क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करना सही भी नहीं है, और मैं उनका पूरा सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुले मन से मुझे सारी बातें बताई, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। अन्यथा मैं भी हवा में ही रह जाता, हवा में इधर उधर घूमता रह जाता। तो सम्मानीय तो हैं वो, लेकिन देखिए आज के समय में ये सब चीज़ें करनी बहुत बाएं हाथ की खेल है। अब बिहार की जितनी साइट्स को देख लीजिए, सारी साइट्स जो है ना वो कहीं और से कॉपी की हुई साइट्स है, और उसको हैक करना वगैरह तोड़ फोड़ करना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसमें घुस जाए, वहाँ के डेटा को निकाल ले और या फिर कुछ डेटा को चेंज कर दे। कोई भी साइट है उसमें आप देखिए कि उसका सिक्योर साइट नहीं है कोई भी। मैं उसके भी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं सिक्योर है, होना चाहिए ये वो, इसमें भी नहीं मैं जाना चाहता। मैं अपना दायरा फिक्स करना चाहता हूँ कि भाई इतना, भाई फलाने जगह पे इतने लोग हैं मेरे अंडर में, उतने लोगों में ही कोई करप्शन ना हो, इतना ही मैं ध्यान देना चाहता हूँ और प्रोफेशनल रूप से काम करना चाहता हूँ। ये इश्यूज़ है। और यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना चाहता हूँ हमेशा के लिए कि भाई यूट्यूब हो या जो भी वो चीज़ है वो मैं सब लोगों को दूँ, बहुत अच्छे तरीके से दूँ, या बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्ज रखना चाहता हूँ। खैर, अभी जो हमारी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है कि जो नॉन जॉइनिंग सीट्स है वो कैसे मिल जाए, मुझे मिल जाए, हमारे साथियों को मिल जाए। हमारे कई सारे साथी इस बारे में डरे हुए हैं, उनको बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि अगर इसमें देर हुई ना, वेटिंग में भी सेटिंग हो जाएगी। वो बोलते भी हैं और घबराते भी हैं कि जैसे एक ही वेटिंग पे कितने लोग हैं, इसकी लिस्ट भी प्रॉपर वे में नहीं दी गई। जैसे कि मैंने खुद अपने रैंक के लिए मैंने RTI लगाया था, लेकिन RTI में BPSC 64 लिखा, रोल नंबर लिखा, बाकी डिटेल सब कुछ दी अच्छे से, सारा कुछ। तो मेरे पास RTI का जब जवाब आया तो मैंने खुशी खुशी सोचा कि मुझे अपना रैंक मालूम पड़ जाएगा, सारा जो भी है। तो उसमें लिखा हुआ था जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर नहीं रहने के कारण आपका जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले भी कई हमारे साथियों ने, और कई साथियों का मैंने खुद RTI किया जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर नहीं लिखा था, लेकिन उन सब का जवाब आ गया था। इसके अलावा और भी था, जैसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए तो वो भी सही जवाब नहीं है। मतलब RTI का भी जवाब जो है ना, मतलब बहुत गड़मड़ आता है। मतलब इतनी अनियमितता है कि इस अनियमितता के कारण जो है ना, समझिए एक तरह से दम घुट जाता है। खैर, जो हमारे साथी हैं जो कि प्रतीक्षा सूची की प्रतीक्षा में हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि धैर्य कभी मत खोइए, अपना हिम्मत कभी मत हारिए। मैंने भी हिम्मत को नहीं हारा है, ना मैं हिम्मत को हारूंगा। और क्या है ना कि बहुत सारे लोग घबराते हैं कि आप सच मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, सच मत बोलिए, आप टारगेट पे आ जाएंगे, आप ये वो है। देखिए, आजकल किसी के पास समय नहीं है कि वो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को टारगेट करे। फिर मैं संस्था की अनियमितता बता रहा हूँ, मैं संस्था पे सीधा ब्लेम नहीं कर रहा कि पूरी संस्था चौपट है, पूरी संस्था खराब है, इस तरह की बातें नहीं कर रहा। संस्था में बहुत अनियमितता है। अनियमितता होने के कारण है एग्जामिनेशन के टाइमिंग को खींच देना। अगर कम समय में अगर सारा चीज़ हो जाए, अगर 1 महीना प्री मेंस इंटरव्यू हो जाए, अगर हो सके तो ये बेस्ट होगा। कोई किसी किस्म का सेटिंग होने का चांसेस ख़त्म है। फिर नॉन ज्वाइनिंग सीट्स के अगेंस्ट में इसलिए भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए क्योंकि जो रिटेन के जो मार्क्स होते हैं उसमें अनियमितता चरम पे है। एक ही कॉपी है, अगर उसको आप 4 लोगों से चेक करवाएं तो एक व्यक्ति अगर 100 मार्क्स देता है तो दूसरा व्यक्ति शायद 50 नंबर दे, तीसरा 80 दे, और चौथा जो है हो सकता है जो 90 नंबर दे दे। यानी 4 लोग अगर एक ही कॉपी को चेक करते हैं तो 4 तरह के मार्क्स दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक कॉपी को 4 लोगों से चेक करवा करके फिर उसका एवरेज निकाल के देना मतलब संभव नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है। फिर आप इंटरव्यू को देख लीजिए, इंटरव्यू में भी बहुत इशू है। और ऑप्शनल पेपर है ही क्यों? ऑप्शनल पेपर जो है जिसमें कि एक तरफ 300 में से 298 दे रहे हैं और एक तरफ 150 या 170 नंबर तक जाके मामला ख़त्म हो रहा है, वो आखिर ऑप्शनल है ही क्यों? उसके जगह पर तो ये कर देना चाहिए कि GS पेपर 3 हो जाना चाहिए और इंटरव्यू के जगह पे GS पेपर 4 जिसमें एथिक्स का पेपर डाल देना चाहिए। खैर, ये सुधार तो ऊपर लेवल का काम है और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, लेकिन पता नहीं सुधार क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रतीक्षा सूची में के लिए जितना लोग वेट कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को बताना चाहूँगा कि न मैं हार माना हूँ,
ना हार मानूंगा, न मैंने कभी किसी संस्था से रार ठाना है, न रार ठानने की हमारी कोई इच्छा है। मेरी इच्छा बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में आने या पॉलिटिक्स करने की नहीं है। मेरी इच्छा एकदम सीधी सी है कि भाई हमें इस तरह से जॉब लग जाए ताकि हम जो है ना मतलब समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें, प्रोफेशनली कर सकें। मैक्सिमम लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं समाज का भला करने के लिए, उनके पास नियमित आय का, इनकम का सोर्स नहीं होता है, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी वो करप्शन के एक बार दलदल में घुसते हैं तो घुसते ही रह जाते हैं। अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं हो तो वैसे में करप्शन के, करप्ट होने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी 100%, पूरी ज़िंदगी 100% ईमानदारी के साथ गुजारूँ। मैं नहीं, हम में से जितने लोग हैं उन सब लोगों की इच्छा है कि हम लोग जो है ना पूरी लाइफ फुली ऑनेस्ट बने रहें और पूरा ज़िंदगी ईमानदारी से काटें। यही सारा चीज़ है। तो अभी तक हम बहुत सारे लोगों के पास गए, जल संसाधन मंत्री के पास गए, पूर्व मुख्यमंत्री के भी पास गए, सेंट्रल 2 मिनिस्टर्स के साथ हमने अप्रोच किया है, और जो विपक्ष में जो प्रमुख लीडर्स हैं जो इस मामले को उठाते हैं, हम उनके पास भी गए। देखिए, इसमें सबसे जो मेजर घाटा जो है ना, सबसे जो मुख्य घाटा होता है वो होता है वंचित समुदाय का। SC, ST, OBC और EBC, इनमें क्या होता है, इनके रिजर्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, और महिला को भी साथ में ले ले तो जैसे एक व्यक्ति है रिजर्वेशन का फ़ायदा वो 2 बार 3 बार ले चुका। एक बार वो लेवल 6 के पोस्ट पे आ गया BPSC में, अगली बार फिर उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल गया। नियमतः मिलना नहीं चाहिए। अगर समाज में अगर रिफ़ॉर्म लाना है, अगर वास्तव में रिफ़ॉर्म लाना है तो एक व्यक्ति को एक ही बार रिजर्वेशन का पर्क मिलना चाहिए ताकि समाज के और लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन पता नहीं आगे क्या हो। तो एक व्यक्ति ने लेवल 6 का पोस्ट ज्वाइन किया, लेवल 7 का ज्वाइन किया, लेवल 9 का ज्वाइन किया। लेवल 9 में भी उसको लगा कि नहीं फलाने लेवल 9 में ही फलाने पोस्ट में ज़्यादा इनकम है, तो फिर चौथी बार दे करके पेपर उस पोस्ट को चेंज करके दूसरे में चला गया। तो अब क्या हो गया कि 3-4 जगह पे एक ही व्यक्ति आया, सेलेक्ट हुआ, खाली हो गई पोस्ट। तो जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वंचित समुदाय का वो तो हुआ ही नहीं, और वो तो है ही नहीं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ना मतलब अनएम्प्लॉयड ही रह गए। एक तो बहुत कम वैकेंसी निकलती है, उस पर भी रिजर्वेशन का परसेंटेज तो भाई स्वाभाविक सा बात है कम ही रहेगा, उसमें से भी वो पर्क नहीं मिलना, रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना, ये अपने आप में बहुत बेकार है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट होगी सरकार का, कोई बड़ा आदमी मेरे इस वीडियो को देखे ऐसा संभव नहीं है, वो तो 5 मिनट 10 मिनट तो सुनते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और कोशिश करिएगा कि सरकार के कोई महत्वपूर्ण लोग आपको जो भी मिले, कार्यकर्ता मिले और भी लोग मिले, उनको ज़रूर बताइए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। 20-21 साल से हज़ारों सीट जो है बैकलॉग सीट बन गई है और उससे सभी को नुकसान है। लंबे समय में देखिए सबका नुकसान है। सामाजिक विभेद इससे बढ़ सकता है, लोगों के अंदर में असंतोष फैल सकता है। जो पढ़े लिखे बहुत समझदार लोग हैं जो इन बातों को समझेंगे और वो अपने मन से अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे चले जाएं, हो सकता है कि वो कोई नक्सल मूवमेंट से जुड़ जाएं, या हो सकता है कहीं और एंटी सोशल वर्क में वो इन्वॉल्व हो जाएं। सरकार के प्रति एक विश्वास होना चाहिए, हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हमने जिनको चुना है वो हमारा ध्यान रख रहे हैं और वो बहुत समझदार लोग हैं। एक हमारे साथी जो आरोप भी लगा रहे थे कि चूँकि ज़्यादातर अधिकारी पुरुष हैं और स्वर्ण हैं, इसलिए वंचित समुदायों का वो नुकसान कर रहे हैं। देखिए असल में क्या बात है ये नहीं, मुझे नहीं मालूम। ऐसे मुझे नहीं लगता कि इतने हाई पोस्ट पे पहुंचने के बाद लोग संकीर्णता से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम पड़ा कि जो स्वर्ण सम्मेलन होता है उसमें बहुत सारी बातें जो है ना इसी तरह की जाती है, जैसे कि हम शेर हैं और हम पे भेड़ शासन कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी मूवी है लाइन फॉर लैम्स, टॉम क्रूज़ की, उसकी लाइंस मतलब वहाँ पे बोली जाती है, हमने भी इधर उधर से सुनी है। तो सामाजिक समरसता जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए एक मोमेंट पे हम लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे डायमेंशंस का टच करूं
और देखिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो ऐसा करिए कि यहाँ पे 2 जॉइन बटन है, एक GS1 GS2 का एक जॉइन बटन आपको दिखेगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। 199 रुपये का है या 159 रुपीज़ का भी है, मतलब कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कोर्स तो मैं जो दूंगा वो दूंगा ही दूंगा, यहाँ पर जो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ ना और रह रहा हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। फाइनेंशियल ट्रबल तो बहुत कॉमन है, क्योंकि पटना में रहने का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, सरदर्दी भी है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे डोनेट करें ही करें, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उससे मेरी आइडेंटिटी जो होती है ना, बहुत सारे, जैसे कि किसी को बैंक डिटेल्स मिल गई तो वो बहुत बड़ा कबाड़ कर सकता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। और वो चूँकि गूगल का पेमेंट वाला सिस्टम है, तो उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा उसको मैं बताता रहूँगा, जो भी अपडेट होगा उसको मैं बताता रहूँगा। हथियार नहीं डाले हैं, ना हथियार डालेंगे। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, पक्ष और विपक्ष। जैसे OBC के हक़ के मुद्दे पे जनगणना पर एक हो गया था, उसी तरह हम लोग चाहेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक होकर के इसमें इसी बार से रिफॉर्म कर दें, क्योंकि अभी तक 20-21 सालों में रिजर्व कैटेगरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सरकार की बहुत सारी घोषणा है जो धरातल पे नहीं उतरी है। तो हम लोग अभी इस सेशन को इतना ही रखते हैं। बहुत दिन हो गया था बातचीत किए हुए। क्लासेस रेगुलर वे में आती रहेगी। अभी व्यस्तता के चक्कर में क्लासेस को नहीं ले आ पा रहा था। मेरी तो कोशिश है कि अब पटना में ही रह जाऊं, क्योंकि नॉर्थ बिहार जहां से मैं आया हूं, उत्तर बिहार में हमारे घर के आसपास 8 महीने से इतना पानी लगा हुआ है कि मुझे वहां बहुत कष्ट होता है। लेकिन पटना काफ़ी साफ़ सुथरा है, खास करके मंत्री और विधायकों का एरिया बहुत बढ़िया है। उधर ही कहीं रहने की बढ़िया जगह मिल जाए तो मैं पटना में ही रह लूँगा, पढ़ा दूँगा बहुत अच्छे से। BPSC की तैयारी मैं बेहतर ढंग से करा सकता हूँ। UPSC के भी कुछ टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन पूरा टॉपिक्स मेरे बस का नहीं है। BPSC का A से लेकर Z तक सब पढ़ा सकता हूँ और रिजल्ट दे सकता हूँ। बढ़िया रिजल्ट जो भी व्यक्ति है उसका बनवा सकता हूँ। अगर 10 लोग पढ़ेंगे ना, तो 5 लोग का रिजल्ट जो है ना, वो निश्चित ही हो जाएगा। 10 का 10 इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि पता नहीं, मैं खुद देखा है मैंने कि कॉपी चेकिंग में पता नहीं क्या हो जाता है। बिना कॉपी चेक किए हुए साइड में मार्क्स बैठा दिया, एक कलम का दाना नहीं लगा साथ में, या फिर चेक है कॉपी तो चेक कॉपी में 20 नंबर को काट के 8 कर दिया, 9 कर दिया। तो वो मैनिपुलेशंस वगैरह का भी काफ़ी इशू मैंने देखा है। इसलिए मैं 10 का 10 रिजल्ट नहीं बोलता। 10 में 5 रिजल्ट देना मेरे लिए बहुत सामान्य है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।